आधुनिक रसायन विज्ञान का लेवाइजर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइजर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था एवं एक प्रसिद्ध किताब द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखी थी जिसमें 105 तत्वों का व्याख्या था। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे लेवाइजियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवाइजर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। हो गया। He coined the term hydrogen. Coined मतलब नाम रखने वाले। He coined the term hydrogen and wrote their famous book The Element of Chemistry. Wrote their famous book The Element of Chemistry, in which he described about 105 elements। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन भी करते हैं तथा उसमें प्रयोग होने वाले नियमों का अध्ययन भी विज्ञान के इस शाखा में किया जाता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस where we study about
where we study about matter, where we study about matter, and the changes takes place in matter, and the changes takes place in matter, comma, the law which govern these changes, the law which govern these changes। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट देख लो यहां से। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है। किस ग्रीक शब्द से? कीमिया। ठीक है, जो इजिप्ट कंट्री के लोग थे, इजिप्ट माने मिस्र राष्ट्र। ठीक है, तो ये वर्ड कहां से आया है? इजिप्ट से। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, EGPYT, इजिप्ट से आया है। इजिप्ट को हिंदी में कहा जाता है मिस्र राष्ट्र। ठीक है, तो इजिप्ट कंट्री के जो लोग थे उनके यहाँ की जो मिट्टी थी उसको केमिया कहते थे। ठीक है, केमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग। वहां की मिट्टी काले रंग की होती थी और इजिप्ट के लोग वहां की मिट्टी को केमिया कहते थे। तो यही केमिया धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। जैसे अगर बात करें हम लोग फिजिक्स में, तो एक वर्ड है जिसको कहते हैं फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस, ये फ्यूसिस वर्ड मॉडिफाई होते होते क्या बन गया? फिजिक्स बन गया। तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक घटनाएं। तो फिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति में हो रही घटनाओं का और उन घटनाओं में लागू होने वाले नियमों का। ठीक है, तो फ्यूसिस वर्ड से क्या बन गया? फिजिक्स। तो कीमिया से क्या बन गया? केमिस्ट्री। केमिया का मीनिंग क्या होता है? काला रंग। कीमिया किस देश से आया है? इजिप्ट से, मिस्र राष्ट्र से आया है। सबसे पहले केमिस्ट्री के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक है, बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनको कहा गया लेवोजियर। तो किसी को भी किसी सब्जेक्ट का फादर बताया जाता है तो उसके पीछे कुछ नियम होते हैं। अब जैसे अरस्तु को बोला गया था फादर ऑफ बायोलॉजी, थियोफ्रेस्टस को बोला गया था फादर ऑफ बॉटनी, तो कुछ काम किया था तब न मिला था। तो लेवोजियर ने सबसे पहला काम किया था, उन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। ऐसे अगर आपसे पूछे हम लोग कि हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखना है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो थे वह थे हेनरी कैवेंडिश साहब। लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन की खोज तो की, लेकिन नामकरण का श्रेय किसको जाता है? लेवोजियर को। आया बात समझ में? यही हाइड्रोजन का मामला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो फेल कर गया था। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में इसी हाइड्रोजन को इसके उचित स्थान पर नहीं रखा था, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल था। तो हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? लेवोजियर ने। तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका हो गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने कुल 105 तत्वों की व्याख्या कर दी थी। अभी जानकारी में हम लोगों का कितना तत्व है? 118। अभी अपने पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118, लेकिन लेवोजियर ने बहुत पहले ही 105 तत्वों की व्याख्या कर दी थी, लेकिन किताब के फॉर्म में लिखा था। तो उन तत्वों से बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाती थी। जैसे अभी आप देखें पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल को देख के क्या क्या पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, पता चलेगा ना। उस पर लिखा रहता है ऊपर में कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। ऊपर से नीचे आप आओगे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से, तो एटम का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम का साइज क्या होगा? घटेगा। तो अभी पीरियोडिक टेबल को देख करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। सीधे पता चल जाएगा 18वें कॉलम में जाएंगे तो इनर्ट गैस को रखा गया है, नोबल गैस को रखा गया है। पहला ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल का है, दूसरा ग्रुप है अल्कली अर्थ मेटल का है। समझ में आ रहा है? बीच वाला जो है डी ब्लॉक आपका, वो पूरा का पूरा मेटल का है। जो होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। केवल देख के पता चल जाएगा। तो बाद में वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। किन किन वैज्ञानिकों को? तो सबसे पहले आए थे कौन से वैज्ञानिक थे? न्यूलैंड थे। तो न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया। फिर न्यूलैंड से भी पहले थे त्रिक नियम देने वाले, डोबेरिनियर। क्या नाम था? डोबेरिनियर। तो डोबेरिनियर ने त्रिक नियम दिया, ट्राइड मेथड जिसको कहते हैं। एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रखा। डोबेरिनियर के बाद कौन आया? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया। न्यूलैंड के बाद कौन आया? मेंडलीव। मेंडलीव के बाद कौन आया? मोसले। तो 4 वैज्ञानिक फेल हुए तब जाकर के बेस्ट पीरियोडिक टेबल बना था। तो इनका कंट्रीब्यूशन इतना था कि 105 तत्वों के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन किसी चार्ट के माध्यम से नहीं बताया। पीरियोडिक टेबल क्या है? देख करके आपको पता चलने लगेगा कि एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझे हैं तो उन्होंने किताब के फॉर्म में 105 तत्वों का क्या कर दिया था? जिक्र
कर दिया था। ठीक है, तो याद हो गया। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन? लेवोजियर। किसका नामकरण किया? हाइड्रोजन का। कौन सी किताब लिखी? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कितना तत्वों का जिक्र हुआ? 105 तत्वों का इन्होंने जिक्र किया। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किसका कराया जाता है? पदार्थ का, मैटर का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मैटर में कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो दो तरह का बदलाव है, एक फिजिकल चेंज कहते हैं, दूसरा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे बर्फ से पानी बने, पानी से वाष्प बन जाए, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल चेंज है। दूध को दही में बदल दो, कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। मोमबत्ती जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया, वो वापस नहीं आएगा। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और मोम का पिघलना भौतिक, फिजिकल। बात आया समझ में? तो केमिकल चेंज का मतलब इरिवर्सिबल चेंज, जो एक बार हो जाए तो अपनी अवस्था में पुनः रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उन परिवर्तन में या उन प्रयोगों में होने वाला जितना नियम है, उन नियमों का भी अध्ययन इस विज्ञान की शाखा में किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पर एक टर्म आया है पदार्थ। तो हम लोग पदार्थ क्या है उसी को समझते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण हो गया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन। जो पदार्थ होते हैं मैटर, इन्हें हम लोग दो वर्गों में शुरू में बांट सकते हैं या चेंज के आधार पर पहले कर लेते हैं। एक हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, पदार्थ का फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक वर्गीकरण। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा लिख लेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पदार्थों की 5 अवस्थाएं हैं। पहला सॉलिड, सॉलिड को कहेंगे ठोस, लिक्विड को कहेंगे द्रव और तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा प्योर, जिसको शुद्ध कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर को कहेंगे मिश्रण। प्योर का दो वर्ग हो जाएगा, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। एलिमेंट के ग्रुप 3 हो जाएंगे। पहला मेटल, जिसको कहेंगे धातु, दूसरा नॉन मेटल मतलब अधातु, और तीसरा मेटेलॉइड, इसको कहेंगे उपधातु। कंपाउंड को दो वर्गों में बांटेंगे, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, इसको बोलेंगे कार्बनिक। मिक्सचर को भी हम लोग बांट सकते हैं दो वर्गों में, एक समांग
और दूसरा विषमांग। वही सेम है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। समांग को होमोजीनियस और विषमांग को हेट्रोजीनियस। मिश्रण, समांग और विषमांग। समांग को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, विषमांग को हेट्रोजीनियस। हाँ, हो गया। एलिमेंट का 3 टाइप है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। लिख लिए? हो गया। 2-3 दिन लिखते रहिएगा। चलिए देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 2 वर्गों में किया है। पहला इसमें कौन सा है? फिजिकल, माने भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो क्या आपका पदार्थ का दोनों चीज का अध्ययन होगा। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ को डिफाइन किया गया है एवरीथिंग। पदार्थ को क्या सकते हो? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, everything which occupy a space and having its own mass, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? हर वह वस्तु जो स्थान घेरे और अपना उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। तो ये कलम पदार्थ है, बेंच कुर्सी सब क्या है? पदार्थ है। अच्छा, विकिरण पदार्थ होता है? रे जो है वो पदार्थ है कि नहीं है? क्यों? है नहीं है। याद रखना है, इस पदार्थ का एक वस्तु ऐसा है रे, जिसको लाइट प्रकाश विकिरण कहते हैं, ये पदार्थ में नहीं आएगा। स्थान तो घेरता है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो केवल ये कहना कि हर वह वस्तु स्थान घेरता है पदार्थ है, तो वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। उसका मास होना चाहिए, वजन होना चाहिए। अच्छा, मास में और वेट में कोई अंतर है कि नहीं है? प्रश्न पूछे। मास है और वेट है, दोनों में अंतर है। अच्छा, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? बोलो। स्केलर है। और वेट क्या है? वेक्टर। स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? स्केलर। और वेक्टर किसे कहेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अच्छा, मास जो होता है वस्तु का, यह वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट होता है? मास क्या होगा? कांस्टेंट। और वेट क्या होता है? वेरिएबल। चंद्रमा पर जाओगे तो आपका मास घट जाएगा कि वेट घट जाएगा? वेट घट जाएगा। और मास क्या होगा?
सूरज पर आज तक कोई नहीं गया है, यदि आप चल गए 8वां अजूबा बन के, तो आपका वेट बढ़ जाएगा कि मास बढ़ जाएगा? वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मास जो होता है व्यक्ति का क्या होता है? कांस्टेंट। मास को कैसे डिफाइन करोगे? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, जैसे हम लोगों के शरीर में लीवर, किडनी, हार्ट, गॉल ब्लैडर सब है। अब चांद पर जाएंगे तो उसको यहीं छोड़ के थोड़े जाएंगे, लेके जाएंगे, तो मास क्या रहा? वही रह गया। वेट जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसके अनुसार बढ़ते घटते रहता है। तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी से कितना छोटा है? 6 गुना। तो चंद्रमा पर जाओ तो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? G/6। चंद्रमा पर कोई बॉडी जाए तो उसका वेट कितना हो जाएगा? G/6। अगर आप 10 किलो 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर जाइएगा तो क्या किलो? 10 किलो को हो जाएगा। सूरज पर चले जाओ तो कितना हो जाओगे? 27 इंटू जी, 27 इंटू जी हो जाएगा, माने 27 गुना अधिक वो अपनी पृथ्वी से बड़ा है। तो आप 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर जाओगे तो 60 गुना 27। पैर उठाने के लिए जेसीबी लगाना पड़ेगा, तब पैर उठेगा, इतने भारी हो जाओगे, ठीक है। तो वेट जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण बढ़ते घटते रहता है। मास जो है वस्तु का हर जगह पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, मास में कोई बदलाव नहीं आता। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इसको देखते हैं। पहला क्या है? फिजिकल चेंज। एक एक करके सबको डिफिनेशन लिखवा देंगे, पहले समझा देते हैं। फिजिकल चेंज में पहली पदार्थ की अवस्था जो होती है इसको ठोस कहते हैं। सारे लोग परिचित है, जानते हैं ठोस किसे कहते हैं? जिसका शेप और जिसका वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, है ना। आयतन और आकार जिस वस्तु का निश्चित है उसको क्या कहेंगे? ठोस। लिक्विड किसे कहेंगे? जिसका आयतन अनिश्चित है। आयतन क्या है? अनिश्चित है कि निश्चित है? अनिश्चित है। आयतन क्या होगा? निश्चित। फिक्स वॉल्यूम और अनफिक्स शेप। पानी को आप गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटा में डालेंगे लोटा के आकार का हो जाएगा, समझ गए। तो शेप हर जगह क्या होगा? बदलेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और गैस का क्या होता है? वॉल्यूम और शेप दोनों अनफिक्स, आयतन भी अनिश्चित, आकार भी। इसी कारण से गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करके भरते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी उसका क्या है? अनफिक्स है, समझ गए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो अवस्था है ये क्या होता है? प्लाज्मा बेसिकली एक लिक्विड जैसी सेमी लिक्विड सबस्टेंस होती है। और इस प्लाज्मा को जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो इसके एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और उसमें एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। प्लाज्मा शुरुआती दौर में कैसे होंगे? लिक्विड, सेमी लिक्विड होंगे। और जैसे ही उनको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा इसके एटम आयोनाइज्ड होकर के गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन गैस किस में भरा जाता है? मरकरी बल्ब में। आर्गन मरकरी, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब में हीलियम होता है, समझ गए। जो घर में 100 या 150 वाट का जो शीशा वाला बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन का उसका लगा रहता है फिलामेंट, उसमें क्या रहता है? हीलियम। और मरकरी बल्ब में क्या रहता है? आर्गन। अब एक कांच लीजिए, एक नॉर्मल मरकरी बल्ब लीजिए, ट्यूबलाइट लीजिए और उसको तोड़िए तो केवल आपको कांच के टूटने की आवाज आएगी। लेकिन उसी बल्ब को आप एक बार यूज कर लीजिए, जला लीजिए और जलाने के बाद उसको तोड़िए तो कांच के टूटने के साथ साथ एक डब की आवाज आएगी, जो कि नए बल्ब में नहीं था, नए मरकरी में नहीं था। नया बल्ब में क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें प्लाज्मा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था। और एक बार जैसे ही आपने उसको प्लग में लगा दिया उसका गैस किस रूप में कन्वर्ट हो चुका है? प्लाज्मा किस में बदल गया है? गैसियस फॉर्म में बदल गया है। तो प्रश्न पूछे कि सूर्य और तारों में रोशनी पदार्थ के किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। हाइड्रोजन का रूपांतरण सूर्य में हीलियम के रूप में होता है, तो किस रूप में होता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। इसी कारण से सूर्य और तारों में रोशनी होती है। मरकरी का ट्यूबलाइट जो जलता है वो किस कारण से जलता है? प्लाज्मा के कारण से। लाइटनिंग जो होता है, बिजली कड़कता है तो उसका शाइनिंग आप देख पाते हैं, वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा है, ठीक है। पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन सा है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरे वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टीन। इन लोगों ने रिसर्च किया एक गैस पर, गैस का नाम था बोसोन गैस, ठीक है। सत्येंद्र आगे लिखवाएंगे, अभी लिखना नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों लोगों ने रिसर्च किया बोसोन गैस पर।
बोसोन गैस के 1,00,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल को इन लोगों ने लिया और लो डेंसिटी पर सुपर कूल किया, ठीक है। और लो डेंसिटी भी कितना, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर कहा जाता है। परम शून्य तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इस पर उन्होंने क्या किया, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर बोसोन के 1,00,000 कणों में से एक कण को लेकर के लो डेंसिटी पर सुपर कूल किया। तो क्या पाया कि इसके एटम्स जो मूव कर रहे थे रैंडमली, अब जैसे मान लो कोई एटम है तो इस एटम के आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो मूव करना रुक गए और स्थिर हो गए। तो उन लोगों ने कहा कि यह पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पर रिसर्च आज भी जारी है। केवल किस गैस पर यह रिसर्च करा गया था, बोसोन गैस पर। समझ में आया। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोसोन गैस पर किया था, इसके 1,00,000 कणों में से एक कण को लेकर के उसे एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर लो डेंसिटी पर बहुत ठंडा किया गया। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो रुक गया। उस अवस्था को बोला गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए केमिकल चेंज। तो केमिकल के आधार पर पदार्थ कितने तरह के, 2, प्योर और मिक्सचर। प्योर में क्या क्या आ जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में 118 जो आप देखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। कंपाउंड उन्हें नहीं कहेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो 118 वस्तुएं आपको दिख रही हैं वे सभी तत्व हैं। तत्व जितने सारे होते हैं उनका सिंबल होता है, फॉर्मूला किसी का नहीं है। जैसे फेरस को, आयरन को हम लोग Fe लिखते हैं, वो फेरस का सिंबल है, फॉर्मूला नहीं है। जैसे फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, पूछे कि FeSO4 एलिमेंट है कि कंपाउंड है, तो क्या कहोगे, कंपाउंड है। तो यौगिक का अपना एक रासायनिक फॉर्मूला होता है, एलिमेंट का कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, एलिमेंट इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कंपाउंड हमेशा एलिमेंट के ग्रुप से बनेंगे। यौगिक कभी भी बनेगा तो एलिमेंट के ग्रुप से बनेगा। तो एलिमेंट का 3 रूप है, धातु, अधातु और उपधातु। अब इसमें हम कहें कि धातु के बारे में बताओ, व्हाट आर एलिमेंट, व्हाट आर मेटल्स, मेटल को डिफाइन करिए। तो मेटल का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप पहला बात क्या कहोगे कि यह रूम के तापमान पर कैसा होगा, सॉलिड। कमरे के तापमान पर सॉलिड। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होगा। एक इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, मरकरी। Hg क्या होगा, मरकरी। पारा जो है वो मेटल है, रूम तापमान पर कैसा होता है, लिक्विड। दूसरा इसका आप क्या कहोगे, दूसरा आप कहोगे कि सर यह सोनरस होगा, कहोगे ना। सोनरस का मतलब क्या होता है, पीटने पर टन टन का आवाज करेगा, पीटने पर टन टन का आवाज करेगा। तो धातु क्या होता है, सोनरस। तीसरा आप कहोगे कि सर यह डक्टाइल होगा, डक्टाइल का मतलब तन्य होगा, तन्य होगा यानी गर्म करके पीटा जाए तो तार के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तांबा है, गर्म करके पीटिए और खींचिए तो कैसे में बदल जाएगा, तार में, तन्य होगा। चौथी इसकी प्रॉपर्टी आप कहोगे मैलिएबल होगा। मैलिएबल का मतलब आघात वर्धनीय, गरम करके पीटा जाए तो चादर के रूप में क्या होगा, बदल जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी इसकी आघात वर्धनीयता की है। चौथा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होगा, गुड कंडक्टर। विद्युत और उष्मा का क्या होगा, सुचालक। लोहा का एक रड लीजिए, इधर गर्म करिए और इधर छुए रहिए तो इधर भी आपको धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। तो यानी हीट भी ट्रांसफर हो रहा है। गलती से करंट में सटा दिए तो कान बाल सब खड़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है। ये सारी चीजें जो हैं, और भी कुछ हो छूटा है इसमें, हाँ, लस्चरस होगा, ठीक है। कैसा होता है, लस्चरस यानी चमकदार होगा। तो ये सब किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का। दूसरा इसका चचेरा भाई है कौन, नॉन मेटल। गोतिया है भाई नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें कौन हो जाएगा, नॉन मेटल। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर जितने सारे गैस हैं सभी के सभी गैस किसमें आते हैं, नॉन मेटल में। पूछिए ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, बोरोन, जितना सब है सब किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, नॉन मेटल। और धातु में ऑल गैसेस आर नॉन मेटल, ठीक है। एक इसमें दूसरा हो जाएगा कि ये विद्युत और उष्मा का क्या हो जाएगा, कुचालक यानी इंसुलेटर हो जाएगा। एक अपवाद है ग्रेफाइट,
ठीक है। एक इसमें अपवाद में क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही कंपाउंड है, कार्बन का मेनली 3, कौन कौन सा, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। एक चौथा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, इनमें कोयला कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, हीरा भी नहीं करेगा, कोयला भी नहीं करेगा, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी नहीं करेगा। इकलौता कौन करता है, ग्रेफाइट, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था ना, पेंसिल का दोनों किनारा छिल के और प्लग में लगा देना चाहिए, यही सिखाया जाता था। नहीं लगाना चाहिए, लगा दीजिएगा तो टेस्टर के जैसा काम करेगा, करंट को क्या करेगा, कंडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है आपका, कंडक्टर, और इसको छोड़ के बाद बाकी सभी इंसुलेटर कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर कहलाएंगे। क्लियर है। मैलिएबल, डक्टाइल होगा नहीं होगा, गर्म करके खींचोगे टूट जाएगा। मैलिएबल होगा नहीं, लकड़ी को गर्म करके खींचो राख में बदल जाएगा, फैलेगा नहीं। इंसुलेटर हो गया, लस्टरस भी नहीं होगा, माने चमकदार भी नहीं होगा। बात आई समझ में। और इसका एक तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड को हिंदी में कहा जाता है उपधातु, ठीक है। इससे बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। इससे बनने वाले पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिसको कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। अब इसको समझ लोगे। देखो जितना सारा आपका ये है, क्या कहते हैं, जितना सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, विद्युत से चलने वाले यंत्रों को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक गैजेट और एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। समझना क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पदार्थ होगा उसको आप कहोगे इलेक्ट्रिक गैजेट, और दूसरा होगा उसको कहोगे इलेक्ट्रॉनिक। अंतर समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर आपसे पूछे फ्रिज जो है वो इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। फ्रिज कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। जिसमें भी हेवी मोटर लगा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। पंखा क्या है, इलेक्ट्रिक है, समझ में आ रहा है। टीवी, टेलीविजन जो पहले डिब्बा वाला टीवी आता था वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। घर में मोटर चलता है, इलेक्ट्रिक है। सबमर्सिबल, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मतलब जिसमें हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो उसको ऑपरेट होने में। और जितना सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा उन सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में किसका प्रयोग किया जाता है, मेटल का, धातु का, समझ में आएगा, आयरन का, कॉपर का, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मेटेलॉइड का, उपधातु का। मेटेलॉइड क्या करते हैं, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट स्लो इन अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन किसका एग्जांपल है, मेटेलॉइड का। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सिम कार्ड में। सिम कार्ड में जो पीला कलर का चिप होता है, एटीएम कार्ड में जो पीला कलर का चिप होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, वो सब कौन सी है, सिलिकॉन है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि एटीएम मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक है। मोबाइल फोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको भी नीड होगी, जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक जितना सारा वस्तु होगा सब में प्रयोग किसका किया जाता है, सेमीकंडक्टर। क्या वुड, ये इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत कम मात्रा में इसको एनर्जी की जरूरत है, समझ गए। मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रॉनिक है और सब में किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन हो गया, एक्जिमुथ हो गया, ये सब किसका उदाहरण होता है, आपका मेटेलॉइड का एग्जांपल होता है। सिलिकॉन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मेटेलॉइड है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, हाँ बोलिए। मरकरी वो एक्सेप्शन है, इसको आगे हम लिखवाएंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मरकरी को कहते हैं, पारा को। पारा मतलब जो थर्मामीटर में रहता है ना, बुखार नापते हैं तो उसमें अंदर पारा भरा रहता है, वही गर्म होता है तो ऊपर हीट के रूप में आगे बढ़ता है। चलिए हो गया इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इलेक्ट्रिक में किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखोगे, मेटल का। और इलेक्ट्रॉनिक का किसमें करेंगे, मेटेलॉइड में करेंगे। चलिए उसके बाद क्या था, तो ये तीनों समझ गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड।
इसके बाद क्या है, कंपाउंड कितने तरह के, दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आपसे पूछे ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो इसको दो वर्गों में आप बांट दोगे सीधा। पहला कहोगे वैसे कंपाउंड जिसमें जो किसका बना हुआ हो, कार्बन का, और दूसरा कहोगे कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब मिट्टी में डाले तो सड़ गल जाए, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, कार्बनिक। एग्जाम्पल से में अगर हम मान लो आपसे पूछे कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, अरे कार्बन दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। पूछे आपसे पानी H2O ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल ले लो, C2H5SH ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। इथाइल मरकेप्टेन इसको कहते हैं, इसका प्रयोग LPG सिलेंडर में महक डालने के लिए किया जाता है। हाँ, इथाइल मरकेप्टेन है। LPG गैस में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन हाईली वोलाटाइल गैस है, विस्फोट करने वाला गैस है, तो रिसेगा तो महकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, C2H5SH, ताकि लीकेज के समय पता चल सके कि गैस जो हो रही है वो क्या हो रही है, विसरित हो रही है, पता चल सके, इसके लिए उसमें इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक। तो वो सारा कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन दिख जाए वो क्या होगा, ऑर्गेनिक। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होंगे, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव अपघट्य, ये सड़ गल जाएंगे मिट्टी में। दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक, तो कार्बन नहीं दिखेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। आई बात समझ में, जैसे पॉलीमर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। क्लियर है। उसके बाद है आपका क्या, मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक हो जाएगा आपका समांग, दूसरा क्या हो जाएगा, विसमांग। समांग को भी आप बांट लीजिए तीन वर्गों में। समांग में लिख लीजिएगा, समांग का 3 ग्रुप लिख लीजिएगा। कौन कौन सा होगा 3 ग्रुप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। हिंदी में लिखिएगा संतृप्त, संतृप्त, कॉमा असंतृप्त। 3 ग्रुप में बांटिएगा, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। हाँ, होमोजीनियस में बांटना है, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है। अब देखिए मिश्रण कितने तरह के, 2, समांग और विसमांग। अब जैसे मान लो, पहले हम लोग समांग मिश्रण समझते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस किसको कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का एक प्रॉपर रेशियो हो, ठीक है, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसअपियर हो जाए। जैसे आपके पास पानी है मान लो, और इस पानी में आपने कोई पदार्थ डाला, नमक या चीनी डाला, और घोलने के बाद चीनी या नमक बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण। वही आपके पास पानी है, पानी में बालू डाल के 3 जन्म घोलते रहो, बालू गायब भी नहीं होगा, तो कैसा मिश्रण हुआ, विसमांग मिश्रण हुआ। एक बोतल में दाल रखे हुए हैं, चना का दाल, रहर का दाल सब है, और उसमें से कहें कि एक मुट्ठा दाल बाहर निकालो, तो वो विसमांग है कि समांग है, विसमांग है। विसमांग है ना, गारंटी थोड़े दे सकते हैं आपकी जितना दाना चना का उठाया है, रहर का उतने उठाया है, नहीं हो सकता है। कुकर में डलवा के 3 सीटी बजवा दीजिए, क्या बन गया, समांग बन गया, हर जगह सेम स्वाद आ जाएगा। समझ में आया। तो समांग मिश्रण मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर डिसॉल्व्ड इन ईच अदर, और विसमांग का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट है, नहीं दिख रहा है। तो समांग का कितना ग्रुप हमने बताया, 3 ग्रुप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो पहले सैचुरेटेड समझ लेते हैं। देखो मान लो यहां पर आपके पास एक बीकर में क्या है, पानी, ठीक है, एक बीकर में आपके पास यहां पर पानी है। अब इस पानी की क्षमता है कि यह 5 किलोग्राम चीनी को क्या कर सकता है, घुला सकता है, और आपने इसमें 5 किलो चीनी डाल करके क्या करा, घुला दिया। अब यह सॉल्यूशन कहलाएगा संतृप्त, ठीक है। अब इसमें हम कहें कि भाई 20 ग्राम नमक डाल के, खाने वाला नमक 20 ग्राम इसमें डाल के घुला दो, सोडियम क्लोराइड, तो घोल पाओगे, नहीं घुलेगा। ये सोडियम जा करके कहां बैठ जाएगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, घुलेगा ही नहीं,
क्यों नहीं घुलेगा? पानी में जो आपने चीनी को घोला है तो पानी का डेंसिटी क्या था? फुल कर दिया। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, तभी तो वो बह रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भर गया तो अब नमक कहां से घुलेगा? तो यह विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास बीकर है, इसमें भी 5 लीटर पानी है, इसमें आपने चीनी कितना घोला? 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, 4.5 किलो चीनी घोला। अभी यह क्या है? संतृप्त या असंतृप्त? असंतृप्त, यानी इसमें अभी आधा किलो और भी कुछ आप क्या कर सकते हो? घोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक विलयन होता है सुपर सेचुरेटेड। मान लो इस 5 लीटर में क्या करा गया है? 5 किलो जो घोलना है घोल दिए हो, यानी यह सेचुरेटेड है। और कोई जिद्दी आ जाए आकर के कहे कि देख भाई, इसमें जब तक तुम 20 ग्राम नमक घोलोगे नहीं, ये शुगर सिरप हम पिएंगे नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉल पाउडर में तब बदलेगा जब चीनी में नमक घुलेगा, तब ना। तब 20 ग्राम इसमें जब तक नमक नहीं घोलोगे नहीं पिएंगे। तब फेंकोगे थोड़ी, क्या करोगे? इसको गर्म करना शुरू करोगे। तो जैसे ही गर्म करना आप शुरू करिए, इसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे और स्पेस बढ़ जाएगा और इसमें 20 ग्राम नमक आप क्या करेंगे? घोल देंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सुपर सेचुरेटेड। क्या कहलाएगा? सुपर सेचुरेटेड। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनाने के लिए यदि सॉल्यूशन में हीट का प्रयोग करा जाए तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए एक एक करके फटाफट एक एक लाइन में सब लिखते जाइए। सॉलिड लिख के डैश दीजिए। सॉलिड, ठोस। सॉलिड लिख करके डैश दीजिए। हाँ, ठोस लिख के डैश दीजिए। इसमें लिखिएगा इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। डैश देके लिख लो, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। दूसरा लिक्विड में लिखिएगा अनफिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले लोग लिख लो अनफिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। तीसरा लिखिएगा गैस। तीसरा लिखिएगा गैस। गैस में लिखिएगा अनिश्चित आकार तथा अनिश्चित आयतन होता है। अनिश्चित आकार तथा अनिश्चित आयतन होता है। अनफिक्स शेप एंड अनफिक्स वॉल्यूम। हो गया? अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अच्छा, मान लो पूछे आपसे कि जो घनत्व होता है, डेंसिटी, घनत्व, यह सर्वाधिक किसमें होता है, तो क्या कहोगे? और ठोस के बाद सेमी लिक्विड। ये कहां से आ गया? तरल में। तरल के बाद गैस में। अगर मान लो आपसे पूछे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कहोगे? सबसे ज्यादा गैस के बाद तरल या द्रव्य लिख देते हैं, द्रव्य में। द्रव के बाद ठोस में। लिखवाएंगे। तीसरा मान लो आपसे पूछे अंतः आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। गैस के बाद द्रव्य में। द्रव्य के बाद ठोस में। चौथा अंतः आणविक आकर्षण बल, सबसे ज्यादा ठोस के बाद द्रव्य में। द्रव्य के बाद गैस में। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा?
गैस को डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा गैस में, द्रव्य में और ठोस में। दोनों में। काइनेटिक एनर्जी, सबसे तेज गति से कौन चल सकता है? गैस में मास तो है, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक है, इसीलिए उड़ते चलता है। अब जैसे सॉलिड को यहाँ पर हम रखे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक जाएगा तो फेंकना पड़ेगा, एक आपको अट्रैक्ट बल लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर रूम में परफ्यूम में स्प्रे करें तो बिना किसी बल का यहाँ से वहाँ तक चल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा उसी में ना हुई। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? जिनको दिक्कत होगा वो बताइएगा। अब इसमें दिक्कत होगा तो आगे और ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हो गया? कुछ नहीं होगा। हाँ, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। चलिए आगे हेडिंग बनाइएगा प्लाज्मा। तब तक हिंदी वाले लोग लिखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा, इसमें लिखिएगा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें परमाणु उच्च तापमान पर आयनित होकर, जिसमें परमाणु उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, the fourth state of matter at which atoms ionized at high temperature, atoms ionized at high temperature and convert into gaseous state, atoms ionized at high temperature एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में सूर्य और तारों में रोशनी, सूर्य और तारों में रोशनी, कॉमा बिजली का चमकना लाइटनिंग, बिजली का चमकना लाइटनिंग, कॉमा CFL, हाँ CFL बल्ब। पांचवा रूप लिखिएगा अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवा हेडिंग बनाएंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिख दें, शॉर्ट में लिख लीजिए BEC। हिंदी में क्या लिखोगे? नाम है ना, बोस आइंस्टीन अब बोस आइंस्टीन कैसे लिखेंगे? ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सही है कि गलत है नहीं पता हमको, बस डैश दे करके इसमें लिखिएगा यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसमें
अति निम्न घनत्व वाले गैस के, अति निम्न घनत्व वाले गैस के 1,00,000 कणों से, 1,00,000 कणों से एक कण को निकालकर, एक कण को निकालकर उसे परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, ब्रैकेट में लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद, पर ठंडा किया जाता है, पर ठंडा किया जाता है, कौमा, तब इसके परमाणुओं की गति रुक जाती है, तब इसके परमाणुओं की गति, तब इसके परमाणुओं की गति रुक जाती है। इसे BEC शॉर्ट में लिख लो, BEC कहते हैं। हो गया? इंग्लिश वाले लोग लिखना, when we take one particle from 1,00,000 particle of gas, 1,00,000 particle of gas, ब्रैकेट में लिखना very low density, very low density, ब्रैकेट बंद, and supercool it, and supercool it at absolute zero temperature, absolute zero temperature, ब्रैकेट में लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, then the movement of particle, then the movement of particle stop, then the movement of particle stop, movement of particle stop, stop, comma, this model is called Bose-Einstein condensate। बोलिए, ओसोन गैस का, जैसे कोई भी पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल किसका बना होगा? एटम का, परमाणु का, और परमाणु के कितने भाग? कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? उसकी गति रुक जाएगी। ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया गया था एक मशीन का नाम था लार्ज हेट्रल कोलॉइडल। दुनिया का सबसे बड़ा मशीन जो बना था, उस मशीन का नाम था लार्ज हेट्रल कोलॉइडल। जनेवा में इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो बहुत ज्यादा चीज है, उतना हम डीप में नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, और उसमें जाकर के रिसर्च किया गया था, तब इस मॉडल के बारे में और जानकारी मिली थी। हाँ, गॉड पार्टिकल इसी से कहते हैं। चलिए, हो गया? इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, अब एक एक करके इधर भी देख लो। 5 मॉडल क्लियर हो गया। आगे क्या लिखिएगा? नेक्स्ट लिखिएगा एलिमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा एलिमेंट। एलिमेंट डैश दे करके लिखिएगा इसमें। एलिमेंट में अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। The total known elements is 118, जिसमें 94
हाँ, जिसमें 94 प्राकृतिक हैं, 94 प्राकृतिक हैं। कै गो बच गया? 24 ना। हाँ, एवं शेष 24 कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम होते हैं। टोटल नोन एलिमेंट्स आर 118, इन विच 94 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, 94 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड रिमेन्स आर आर्टिफिशियल, एंड रिमेन्स आर आर्टिफिशियल। अगला पॉइंट लिखिएगा, तत्वों का, हाँ इसी का अगला पॉइंट, तत्वों का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, तत्वों का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, इनका सिंबल होता है, इनका सिंबल होता है। एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय सिंबल्स, एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय सिंबल्स। अब इसमें पहला लिखिएगा धातु, पहला लिखिएगा धातु, धातु, धातु को किसी स्लाइड पर हम बताए थे ना, पहला लिखिएगा धातु, हाँ धातु, ठीक है। अब धातु लिख करके ऐसे ही लाइन खींच के लिख देना। पहला पॉइंट लिखना, ये ठोस होते हैं, ठोस माने कमरे के तापमान पर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये ठोस होते हैं। हो गया? हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना अपवाद, अपवाद में लिख लेना पारा, अपवाद में लिखिएगा पारा। दूसरा लिखिएगा ये सोनरस को क्या बोलते हैं? कुछ उसका प्रॉपर एक नाम होता है, धात्विक, लिखो ना। ये पीटने पर आवाज करते हैं, हाँ ये पीटने पर टन टन का आवाज करता है, सोनोरस ही लिखा रहता है। हाँ, ये पीटने पर टन टन की आवाज करते हैं, हाँ ऐसा ही लिखिए। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोनोरस, ये पीटने पर टन टन का आवाज करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोनोरस। जैसे स्कूल में घंटी होता था पीतल का, पीटने पर आवाज करता था, हम लोग भी पीटा है तो आवाज करते हैं, देखिए तो हम लोग भी मेटल हुए हैं। नहीं, वो तो नष्ट होना, भंगुरता मतलब टूटना। सोनोरस हो गया, ब्रैकेट में सोनोरस लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा ये तन्य होते हैं, ये तन्य, 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 ब्रैकेट में डक्टाइल लिख लीजिएगा, डक्टाइल, ये तन्य होते हैं, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल समझ रहे हैं ना, तार के रूप में बदलना। जिनको नहीं याद हो ब्रैकेट में तार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। गरम करके पीटा जाएगा तो तार के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय होते हैं, दे आर मैलिएबल, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब आघात किया जाए तो बढ़ जाएगा, ठीक है। चोट लगने पर ये फैलता है, बढ़ जाता है, यानी गर्म करके चोट लगे तो, ठीक है, आघात वर्धनीय होगा। आगे लिखिएगा ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सब में आएगा, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हो गया? और लास्ट लिखिएगा ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार होते हैं, ठीक है। उदाहरण में लिख लो जितना मन करे, आयरन लिख लो, कॉपर लिख लो, गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, सब मेटल है। नॉन मेटल में केवल 2 लाइन लिखवाएंगे, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये तो समझ गए, इसलिए 2 लाइन लिख लीजिएगा। सभी गैसें अधातु हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा नॉन मेटल, अधातु, अधातु।
अधातु में लिखिएगा सभी गैस अधातु हैं। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कुचालक होती हैं। हाँ, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, ये कुचालक, कुचालक माने इंसुलेटर, ठीक है, ये कुचालक होती हैं। एक्सेप्शन, अपवाद में लिख लीजिएगा ग्रेफाइट, अपवाद में लिख लेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। यानी इसका बाकी सब इसका उल्टा हो जाएगा, तो लिखवा दे कि छोड़ दें, ठीक है। चलिए, हाँ, तीसरा लिख लीजिएगा मेटेलवाइड उपधातु, तीसरा लिख लेंगे मेटेलवाइड उपधातु। घटना चक्र की किताब लाए हैं कोई? ऑनलाइन वाले लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कुछ सुनिए सर, तो क्वेश्चन आंसर सुन लेते हैं। ऑनलाइन वाले से सुन ले। इसमें लिखिए, हाँ, बायोलॉजी का ही सुनेंगे, इसका केमिस्ट्री का नहीं सुनेंगे। इसमें लिखिएगा सेम, मेटेलवाइड में लिखिएगा, मेटेलवाइड में लिखिएगा ये अत्यंत कम मात्रा में, ये अत्यंत कम मात्रा में विद्युत को प्रवाहित करते हैं, अत्यंत कम मात्रा में विद्युत को प्रवाहित करते हैं। इट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन लिटिल अमाउंट, लिटिल अमाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल, और एक और पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक यंत्रों में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग क्या होता है? सिलिकॉन। जर्मेनियम हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल के जर्मेनियम, एक्जीमुथ, पोलोनियम, बोरोन भी आ जाएगा। एक्जीमुथ, संकेत मत लिखिए, पूरा नाम लिखिए, तो यहां संकेत लिखिए, घर जाए खोजिएगा कि जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरोन। चलिए समझ गए, उसमें होगा। जैसे स्कूल में हम लोग याद करते थे ना कंप्यूटर का डेफिनेशन, छठा क्लास में कंप्यूटर मिला था पढ़ने के लिए, तो 6th क्लास में उसका परिभाषा याद करना था। तो केवल याद हम लोग कितना कर पाते थे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके आगे याद ही नहीं हुआ आज तक। परीक्षाओं में पूछता था तो उतना ही लिख के आते थे, और उसके आगे रहता था इट प्रोसेस डेटा इन सीपीयू एंड मैं इंफॉर्मेशन आउटपुट करता है। छुट्टी नहीं दिए हैं, छुट्टी नहीं दिए हैं, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, और इंपॉर्टेंट जिसका है वो जा सकता है, बहाना बना के कोई नहीं जाएगा। बहाना देखो सब जाने लगा, ट्रेन है सभी का। तो कल टारगेट में ले लेंगे बाबू, आते आते क्वेश्चन पूछेंगे, हम चेहरा देख रहे हैं। चलो तो आज छोड़ देते हैं, कल सुनेंगे, ठीक है।